अबाउट द ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज, मतलब जो भी प्रोसेस होना है कंस्ट्रक्शन में, जैसे स्टार्टिंग में प्लानिंग होगी, उसके बाद जो भी फंड कहाँ से आएगा ये चीजें सोचेंगे हम, कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी उसके अंदर। सबसे पहले ऑपरेशन होएगा, फिर उसके बाद ब्रिक वर्क होगा, फिर आपका कंक्रीटिंग होगा, तो ये सारा प्रोसेस चलेगा। ऑल अबाउट द ऑपरेशन एंड एक्टिविटी विच आर नेसेसरी टू पीरियड द बिगिनिंग ऑफ द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, जो कि हमें जरूरी है जब हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, एक्चुअल वर्क स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। दिस जॉब प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम, मतलब स्टेपुलेटेड टाइम का मतलब है कि विद इन द जो हमारा गिवन टाइम है, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम, जो हम सोचेंगे कि हमने 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या 2 साल के अंदर, या 6 महीने, 2 महीने, जितने भी महीने में हमने क्या है प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इस प्लानिंग को हम, ये इसीलिए जरूरी है कि टाइम के साथ हमारा प्रोजेक्ट क्या है कंप्लीट हो जाए। ये सारी बातें हमने पहले भी पढ़ ली। टू अचीव द कंस्ट्रक्शन का जो काम है सस्ते में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इट शुड आल्सो इन्वॉल्व, मैम बच्चे वेटिंग में, मैम उनको ऐड कर लो। कहाँ है वेटिंग में? मैंने तो सबको ज्वाइन करा रखा है। मैम मैसेज आया अभी, वेटिंग में, हम ऐड करवा दो। अब वो वेटिंग में बेटा इसलिए बोल रहे होंगे ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ये। अब तो मैं जो भी आ रहा है, अभी कोई मेरे को वेटिंग में नहीं दिख रहा है, उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए मैंने फिर मैं खुद ही लीव हो गई थी, तो तुम्हें कैसे ज्वाइन कराती, तो इसलिए वेटिंग में दिख रहा ठीक है होगा। मैम, अभी आएगा तो अभी उसको बोलो ज्वाइन करेगा वो, अभी करा दो। ठीक है मैम। ठीक है, उसके बाद कि ये है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व वेरियस अनसर्टेन एक्टिविटी और इवेंट विच लाइकली टू कॉज डिले, और इससे पहले ये हम प्लानिंग करके चलते हैं, तो जो भी रुकावट आने वाली, डिले होने वाला है जिसकी वजह से, उससे पहले ही हमें पता लग जाएंगी चीजें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको टेकन वेल इन एडवांस कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ टाइम, ठीक है, हम उसको, हमारे टाइम का लॉस ना हो तो हम कंपनसेट कर देते हैं चीजों को। फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर प्लानिंग इज एसेंशियल, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसने ठेका लेना है, तो उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या मटेरियल मुझे चाहिएगा, कितना फंड मुझे चाहिएगा, और कहाँ से मेरे को लेबर मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीजें जब तक उसको नहीं पता होंगी, और कितनी अमाउंट में कितना अमाउंट में फंड चाहिए कि ये आसानी से कंप्लीट हो जाए, और कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होएगा, ये सारी चीजें पहले ही अंदाजा लगानी पड़ेंगी उसको, तभी कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। नहीं तो अगर मान लो उसने सोच लिया कि ये 10 लाख में कंप्लीट होगा, उसने कोई प्लानिंग नहीं की है, और वो बाद में उसमें 15 लाख लग गए, तो कॉन्ट्रैक्टर को तो नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए पहले ही उसको क्या है, प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग इज एसेंशियल पीरियड टू बिडिंग ए प्रोजेक्ट, बिकॉज प्रॉपर प्लानिंग ओनली रिवील द सर्टेन फैक्टर विच इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि प्लानिंग एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या है हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड हेल्प हिम टू शो द अमाउंट ऑफ इन बिड, जैसे हम सबसे पहले क्या होता है कि उसने, ऑनर ने प्लानिंग कर ली, ठीक है, भाई मैंने ये बनाना है, उसने सोच लिया मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने स्कूल बनाना है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि स्कूल उसने बनाना है। अब उसने सोच लिया कि ये चीजें मुझे चाहिए है, ये पैसा लगना है, ठीक है। वो क्या करेगा, टेंडर निकालेगा, निकाल दिया उसने टेंडर, जिसने लेना है कॉन्ट्रैक्टर आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, यहाँ बिड वर्ड यूज किया है, बिड का मतलब होता है बोली लगाना, ठीक है, वो बोली लगाएंगे कि मान लो अब कॉन्ट्रैक्टर, उसने ऑनर ने बोला मुझे ये बनवाना है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि मैं 10 लाख में बना के दूंगा, एक कहेगा कि मैं 20 लाख में बना के दूंगा, एक कहेगा कि मैं 15 में बना के दूंगा, ठीक है। अब ऑनर देखेगा कि उसने किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, ठीक है, और 10 लाख वाले को देना है, तो अगर 10 लाख वाला कम में बना रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, या फिर वो सही बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि कई बार कहते हैं कि वो लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करेगा, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करेगा, पुरानी चीजें यूज करेगा, तो वो तो नहीं करेगा ना वो, या फिर किस टाइप का हमें कंस्ट्रक्शन करके देगा वो। तो ये सारी चीजें क्या है, पहले से पता होंगी, तभी सारी चीजें क्या है हम प्लानिंग के साथ चल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, और क्या क्या कंस्ट्रक्शन में स्टेजेस आती हैं, कैसे हम लोग शेड्यूल तैयार करेंगे, क्योंकि किस टाइम कौन सा काम होना है, एक चार्ट बनता है,
बार चार्ट बोलते हैं उसको, जिसमें लिखा होता है कि सबसे पहले हमें इतने दिन, हमारी 15 दिन तक एक्सकवेशन चलेगी, उसके बाद 15 दिन बाद एक्सकवेशन खत्म होने के बाद हम कंक्रीटिंग करेंगे, या फिर क्या है हमारा कटिंग फिलिंग जो भी होने वो होगा, उसके बाद हमारा ब्रिक वर्क होगा, सॉरी पहले ब्रिक वर्क होगा, तो उसकी क्या लिमिटेशन है, ये सारा पर्ट और सीपीएम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्लानिंग तो सिंपल, फिर उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जिसमें हम जो भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज होती हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल वर्क, काम स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले हम जो भी एक्टिविटी होनी है उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर देते हैं। द मेन एम ऑब्जेक्टिव या मेन एम ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग इज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली। हमारा पर्पज क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सस्ते में कंप्लीट हो जाए, इन ए सेटिस्फैक्टरी मैनर एंड विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम। एक मतलब जैसा हम चाह रहे हैं उससे सेटिस्फाई हो, विद इन द स्टेपुलेटेड मतलब एक्सपेक्टेड जो टाइम है, हमारा गिवन टाइम जो है उसी के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जिसमें हम जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होनी है एक्चुअल में उसको पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकल हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और सेटिस्फैक्टरी मैनर से कंप्लीट हो जाएगा और गिवन टाइम में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमने कर लिया, अब कॉन्ट्रैक्टर के लिए इससे क्या फायदा होगा। फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग शुड फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन बाय एस्टेब्लिशिंग द फ्लोइंग। ये पॉइंट है जो उसको फायदा करेंगे। पहला, एग्जैक्ट टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसको ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट टाइम क्या होगा कि जिस टाइम उसको सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, स्टील चाहिए, जो भी मटेरियल होता है, ठीक है। दूसरा, उसको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप का क्वांटिटी, किस टाइप का इक्विपमेंट कितनी क्वांटिटी में और किस ड्यूरेशन में उसको चाहिए। तीसरा, नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, ठीक है, कि कितने उसको स्किल्ड वर्कर चाहिए और कितने अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड में आ जाएंगे लेबर वाले, स्किल्ड में आ जाएंगे मिस्त्री है तो मिस्त्री का काम तो मिस्त्री कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन का काम इलेक्ट्रीशियन कर सकता है, प्लम्बर का काम प्लम्बर कर सकता है। तो उसको कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी और किस टाइम होगी। द एक्सटेंट अप टू विच द फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, कि किस पीरियड में उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। उन्हीं चीजों को इसने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है पॉइंट में कि इन सारी चीजों को वो पहले से ही देख लेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्लानिंग हमने कर ली, उससे हमें क्या फायदा हो गया, क्या इंपॉर्टेंस होगी उसकी, ठीक है, ये इसमें पॉइंट है। वही सारी चीजें दोबारा रिपीट हो रही है, ठीक है। पहला मेन ऑब्जेक्टिव वही हो गया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, लोएस्ट प्रैक्टिकल कॉस्ट पे कंप्लीट हो जाएगा, विद इन द टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कम कॉस्ट पे कंप्लीट होगा और टाइम के साथ कंप्लीट होगा। दूसरा, पीरियड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्टर, जो बात मैंने पीछे बताई कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या फायदा करेगा, उसको पता लग जाएगा कि कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी, कितने में या कंप्लीट होगा, ठीक है, बिफोर उसके हाथ में आने से पहले। इन absence of any planning the construction work should be a big gamble, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये एक जुआ बन जाएगा, ठीक है। जुआ मतलब वो कहेंगे कि इतने में होगा, वो कहेंगे इतने में, आपस में लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये चीज नहीं होगी तो गैम्बल बन जाएगा, वो एक जुआ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्टर को हेल्प करेगा वही वाली चीज ऊपर जो हमने पढ़ी है, क्वांटिटी, टाइप और एग्जैक्ट टाइम डिलीवरी ऑफ मटेरियल, कि किस टाइम उसको मटेरियल चाहिए है, ठीक है। अगर मान लो absence ऑफ प्लानिंग होगा क्या, विल लीड टू अनवांटेड स्टैकिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल के ढेर लगा लेंगे हम, ठीक है, और जब हमें जरूरत भी नहीं होगी तब हम उसको मंगवा लेंगे और वो क्या होगा, डैमेज होता रहेगा और चोरी हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लो कम मंगवा लिया तो हमें बीच में जरूरत पड़ गई तो तब भी दिक्कत हो सकती है। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि किस टाइम कितनी क्वांटिटी में कितनी अमाउंट में हमें मटेरियल चाहिए है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इट हैव टू डिटरमाइन द टाइप, नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ, वही सेम पीछे पॉइंट जो आया है उसको पता लग जाएगा कि कौन सा इक्विपमेंट, मशीनरी उसको किस टाइम कितने नंबर में चाहिए है,
उसके बाद आपका क्या है, बाय सक्सेसफुल प्लानिंग रिलेटेड टू इक्विपमेंट सिलेक्शन एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अगर सक्सेसफुली इक्विपमेंट की प्लानिंग कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की, जो आपकी प्रोजेक्ट की, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाएगी। मान लो कोई मशीन है, वो हमें बाद में कंक्रीटिंग को मिक्स करने के लिए चाहिए है, ठीक है, लेकिन क्या है, आपने जब एक्सकवेशन चल रही है आपकी या अर्थ फिलिंग कटिंग चल रही है, उस टाइम मंगवा ली उसने, तो उसको उसका किराया पड़ता रहेगा, ठीक है। इसीलिए क्या है कि जिस टाइम जैसे मटेरियल है, मटेरियल तो आगे चलो यूज हो जाएगा, ढेर भी लगा ली तो वो वैसे तो नुकसान ही है, लेकिन मशीन जो है किराया लगता है उसका बिना मतलब लगता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है, अगर एक्सपीरियंस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पता है कि किस टाइम कौन सी चीज रिक्वायर्ड है। उसके बाद इट हेल्प टू प्री डिटरमाइन नंबर ऑफ, वही सेम पॉइंट है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर उसको किस टाइम रिक्वायर्ड है, और कितने, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर इसने नंबर ऑफ मेशर मिस्त्री कितने चाहिए, कितने नंबर ऑफ लेबरर चाहिए हैं, कितने नंबर ऑफ बार बाइंडर चाहिए जो उसको बांधेंगे जो आपकी सरिये को। दिस प्रिवेंट स्टॉपेज ऑफ वर्क साइड ड्यू टू द लेबर शॉर्टेज। अगर ये चीज करके चलेगा कि लेबर की शॉर्टेज की वजह से क्या है, आपका काम नहीं रुकेगा। और ऐसा हो सकता है कि ज्यादा लोग ले आओगे तो तब भी आपका पैसा वेस्ट होएगा। उसके बाद 6 पॉइंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, डिवाइड द होल प्रोजेक्ट इनटू द नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, कि नंबर ऑफ इवेंट मैंने उस दिन बताया था, ए में सेक्शन में बता दिया था कि मान लो कोई ऐसे करके उसको शो कर देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपका ऐसे दिखा देते हैं कि पहला ये यहाँ पे इवेंट चल रहा है, दूसरा इवेंट यहाँ से शुरू होगा, फिर उसके बाद ऐसे तीसरा इवेंट में यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, आपका साइट क्लियरेंस चल रही है, ठीक है, यहाँ पे आपका साइट क्लियरेंस चल रही है। और दूसरे में यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, आपका ब्रिज। तो ऐसे करके शो करते हैं कि फर्स्ट इवेंट हो रहा है, दूसरा इवेंट, तो सारे प्रोजेक्ट को क्या करते हैं हम लोग, इवेंट में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि पहला हमारा ये इवेंट होगा, दूसरा ये होगा। ईच इवेंट कैन बी डिवाइडेड इन द वेरियस एक्टिविटीज, जो भी उसके अंदर एक्टिविटीज होंगी, जो भी काम चलेगा, फिर ये इवेंट और एक्टिविटीज हम आगे आएगा वो हम अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि इस तरह से शो करते हैं उसको उसके अंदर चार्ट के अंदर। तो उसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग कि कौन सी हमने एक्टिविटीज करनी है। उसके बाद हमारा 7th पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग हेल्प द कॉन्ट्रैक्टर सक्सेसफुली यूटिलाइज ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको वो क्या कर सकता है, अच्छे से यूज कर सकता है, ठीक है। लाइक जो भी आपका मैन है, मटेरियल, मनी, मशीन, ठीक है। इट हेल्प टू कंट्रोल द ड्यूरेशन ऑफ ईच जॉब एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज एडवांटेज, ठीक है। सारी कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, जॉब के ऊपर कंट्रोल रहेगा, पूरे प्रोसेस के ऊपर हमारा कंट्रोल है, तो हमारा अपने आप ही जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक वो है स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, ठीक है। 2 स्टेज हैं। अब प्लानिंग तो कर ली हमने, वो ऊपर जो हमने पढ़ा ओवरऑल प्लानिंग थी, ठीक है। अब इसने प्लानिंग को 2 उसमें पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है प्री टेंडर स्टेज और दूसरा है पोस्ट टेंडर स्टेज। अब प्री टेंडर या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टेज भी बोलते हैं। प्री टेंडर स्टेज जो आपका क्या है, टेंडर अभी दिया नहीं है, ठीक है, ये ऑनर करेगा, ठीक है। इसने सारी प्लानिंग करी कि क्या क्या मुझे करवाना है, ठीक है। अभी ना ही उसने न्यूज़पेपर में टेंडर आता है वो निकालेगा, ना ही कॉन्ट्रैक्टर ने बोली लगाई है, कुछ नहीं किया। उससे पहले जो प्लानिंग होगी उसको क्या है, पॉइंट होंगे, उसमें आपने अपने आप समझ जाओगे क्या चीज बोल रहा है। द प्लानिंग ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड बिटवीन द नोटिफिकेशन इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है। अभी आपने नोटिस भेजना था, न्यूज़पेपर में आना था कि ऐसे ऐसे हम बनवा रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं, उससे पहले कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी वो नहीं हुआ है। और एंड द सबमिशन ऑफ बिड, ना ही बोली, मैंने बताया था न्यूज़पेपर में निकलेगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, बोली लगाएंगे उसके ऊपर, और उनकी वो बोली है जो भर के देंगे फॉर्म कि हम इतने इतने में ये काम कर सकते हैं। उससे पहले की जो स्टेज होएगी, उससे पहले जो प्लानिंग होएगी ना, उसको हम लोग क्या है, प्री टेंडर स्टेज प्लानिंग बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
बिडिंग मतलब बोली से पहले, बोली लगाने की, प्रोजेक्ट की बोली लगने से पहले प्री टेंडर प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि ये सारी चीज, क्योंकि वो बताएगा उसको, जो ऑनर है या फिर जो भी इंजीनियर है उससे बनवा के देगा, वो बता देगा उसको कि इतने में ये काम होने वाला है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को जब, और साइट बताएगा वो कि कैसी साइट है हमारी, वहां पे किस तरीके का एरिया है, आगे पॉइंट आएंगे वहां से समझ लेते हैं हम लोग, कि कॉन्ट्रैक्टर को हेल्प करेगा कि कितनी कौन कौन से पॉइंट है जो कोस्ट को इफेक्ट करने वाले हैं। सीधा हम पॉइंट पे ही आते हैं ताकि सारी चीजें अपने आप फिर क्लियर हो जाएंगी। प्री टेंडर स्टेज में क्या होता है कि फ्लोइंग डाटा इज कलेक्टेड एंड एस्टिमेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। पहला, सबसे पहले साइट की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन कैसे, कि कितनी कटिंग होगी, फिलिंग होगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ठेका ले लेता है और उसको ये नहीं पता, कि हो सकता है कि नॉर्मल आपका फ्लैट ग्राउंड हो, ठीक है, जहां आपने कंस्ट्रक्शन, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहां बहुत ज्यादा जंगल हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा गड्ढे हो, या फिर पहाड़ी एरिया हो, तो उसको तो एक्सकवेशन का ही बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा ना, तो ठेकेदार को तो कुछ बचना ही नहीं है ना। तो इसीलिए जब भी आपने टेंडर लेने से पहले आपको क्या है, इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि साइट कैसी है जिसपे आपने काम करना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ फिलिंग, कि कितनी उसके अंदर फिलिंग होनी है उस एरिया के अंदर, और कितनी उसके अंदर कटिंग होनी है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रिक्वायर्ड एट द साइट, हार्ड कटिंग और सॉफ्ट कटिंग मशीन। अब साइट पता लगी, हो सकता है कि वहां पत्थर भी हो, उनको उठाना हो, ठीक है, तो मशीनरी अलग टाइप के चाहिए। अगर नॉर्मल एरिया है तो जो आपकी सॉफ्ट कटिंग मशीनरी से भी काम चल जाएगा। तो ये पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के इक्विपमेंट वहां पे यूज होंगे, क्योंकि अलग टाइप की मशीनरी के अलग टाइप से चार्ज होंगे। उसके बाद स्टडी ऑफ वाटर टेबल कंडीशन एंड सोयल प्रोफाइल, मतलब सोयल कैसी है आपकी, क्योंकि अगर मान लो क्ले है वहां पे तब भी दिक्कत है, सारी सैंड है तब भी दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके अंदर हम कुछ और मटेरियल ऐड करके, जैसे सोयल स्टेबलाइजेशन तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, ताकि हमारी जो फाउंडेशन है वो वीक ना हो, तो उसको मिक्स कर देते हैं दूसरी मिट्टी के साथ। तो ये चीज भी देखनी है कि सोयल की प्रोफाइल कैसी है। और वाटर टेबल, जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है ना, कई बार बहुत ऊपर होती है, ठीक है, और कई बार बहुत नीचे होती है। अगर नीचे भी है तब भी दिक्कत है, क्योंकि वहां अगर मान लो सप्लाई का पानी नहीं आता, तो आपको अगर वहां पानी लेके आना है लोगों के लिए, तो उसका भी खर्चा आएगा अलग से, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए ठेका लेने से पहले, ठीक है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो। उसके बाद टाइम पीरियड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कितना टाइम आपको ऑनर दे रहा है कंप्लीट करने के लिए, 6 महीने दे रहा है, 1 साल दे रहा है। अगर आप 6 महीने वो आपको दे रहा है काम को कंप्लीट करने के लिए, क्या वो जो काम है उतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप एक मतलब अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो। अगर आपको नहीं, बिना पता करे ले लोगे आप, फिर वो जल्दी करेगा कि मुझे करके दो जल्दी, और आपसे नहीं हो पाएगा, तो फिर वही चीज हो जाएगी कि गड़बड़ हो जाएगा सारी। इसीलिए क्या है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या है उसको कंप्लीट करने का। उसके बाद टाइप ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्टाफ रिक्वायर्ड एट द साइट, किस किस टाइप का स्टाफ हमें वहां पे चाहिए। स्किल्ड लेबर चाहिए है, ब्लास्टिंग ऑपरेशन करना है, तो अगर मान लो पत्थर है वहां पे, तो उनको तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उसी टाइप के हमें लेबर चाहिए। नॉर्मल लेबर को तो पता नहीं होगा कि कैसे होगा। लेवलिंग अगर करनी है तो वैसे चाहिए, हैवी एक्सकवेशन है तो उसके हिसाब से हमें लेबर चाहिए है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द रफ एस्टिमेट फॉर द प्रोजेक्ट, फिल द टेंडरिंग। रफ एस्टिमेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इतना का खर्चा आएगा, एक अंदाजा लगाते हैं हम लोग। एक डिटेल एस्टिमेट होता है, एक रफ एस्टिमेट होता है। तुम उसमें पढ़ रहे होगे तुम्हारे क्वांटिटी सर्वे में कि एक रफली अंदाजा लगा लेते कि इतना का खर्चा आएगा। अगर वो नहीं पता टेंडर लेने से पहले, तो आप क्या करोगे, आप सोच रहे हो 10 लाख में कंप्लीट होगा, मैंने पहले बताया, फिर वो 15 में हो रहा है, 20 में हो रहा है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर को ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कोई साइट है वहां पे ऐसा हो कि सिटी से बहुत ज्यादा दूर है, या फिर आसपास के एरिया में लेबर ही नहीं मिलती है, तो लेबर को दूर से ला रहे हो तो खर्चा पड़ेगा। मटेरियल अगर मान लो
एक तो आपको 100 किलोमीटर में मिल जाए और एक आपको 200 में मिल रहा है, तो वो भी आपको देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, अगर उसको ये चीजें क्या है दूर मिल रही हैं। अगर नजदीक मिल रही हैं तो अपने आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम। वहां साइड पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए, लेबर की शॉर्टेज हो जाए, बारिश वगैरह ज्यादा आती है या गर्मी ज्यादा होती है, वहां पे पानी की शॉर्टेज है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी आपको साइट के बारे में, मतलब आप ये पूरा यही चीज है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो साइट पे क्या कंडीशन है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये प्री टेंडर स्टेज में। और जो भी फैसिलिटी जैसे लाइट चाहिए है, पानी चाहिए, ये सारी फैसिलिटी वहां पे है या नहीं, सारा कुछ, और वहां पे कोई रोड जाता है या नहीं, ठीक है, आसपास कोई रिवर है या कुछ, मतलब कैसे वाली लैंड है, लोग कहाँ वहां के कैसे हैं, ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए वहां का। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। अब क्या है कि अब इसने ठेका ले लिया है, ठीक है, दिस स्टेज आल्सो नोन एज द पोस्ट टेंडर स्टेज, टेंडर लेने के बाद की स्टेज है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। अब कॉन्ट्रैक्टर ने भी अगर टेंडर ले लिया है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, काम को प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप अपना जैसे अपने स्टार्ट कर दिया, क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर एक्सेप्टेंस द टेंडर, ठीक है, ये प्लानिंग करनी होती है कॉन्ट्रैक्टर को। उसने क्या किया है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी ऑनर है, उससे क्या ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, एंड अवॉर्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू हिम, अपने नाम कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट। अब उसमें क्या क्या प्लानिंग करेगा वो, ठीक है। पहला पॉइंट, टू डिवाइड द इंटायर प्रोजेक्ट, ऊपर ये बात हमने पढ़ी थी कि सारे प्रोजेक्ट को क्या कर देगा, इवेंट में, एक्टिविटी में बांट देगा। कि पहले हम एक्सकवेशन करेंगे तो एक्सकवेशन ही चलेगी, उस टाइम हम दूसरा मटेरियल उठा के नहीं लाएंगे, या बीच में हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, बीच में कुछ और काम कर रहे हैं, तो पहला सारा क्या है, हमारा एक्सकवेशन चल रहा है, अर्थ फिलिंग कटिंग चल रही है, ठीक है। तो ऐसे करके इवेंट में हम दूसरा जो हमारा ब्रिक वर्क चल रहा है तो ब्रिक वर्क चल रहा है, तो ऐसे सारे स्टेज प्रोजेक्ट को क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा। दूसरा पॉइंट, टू प्रिपेयर ए मास्टर प्लान एग्जीक्यूटिंग वर्क कन्वीनियंटली एंड स्मूथली, एक प्लान तैयार कर लेगा वो कि सारा काम अच्छे से परफॉर्म होता रहे, स्मूथली चलता रहे। उसके बाद टू प्रिपेयर बार चार्ट। अब ये बार चार्ट क्या होता है, मैं दिखाई देती हूँ, इसमें होगा, ये देखो ऐसे करके शो कर रखा है, इसमें ए शो कर रखा है। ए से क्या है, ऐसे शो कर देगा वो, एक चार्ट बना लेगा जिसमें साइड क्लियरेंस का, इसका मतलब है। दूसरी एक्टिविटी क्या है, ये यहां से स्टार्ट हुई, जहां साइड क्लियरेंस खत्म हुआ वहां उसके बाद क्या है हमारा, डिगिंग फाउंडेशन, यहां तक फाउंडेशन चल रही है। अब अगला क्या है कि यहाँ पे बीच में ही, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, बीच में ही, क्योंकि जहां पे फाउंडेशन हो गई है वहां पे हम लोग टिम्बरिंग वर्क कर सकते हैं, इरेक्टिंग द साइड बोर्ड, साइड बोर्ड लगा रहा है अभी, ठीक है। और फिर ये चल रही है जहां पे आधा खत्म नहीं हुआ, तो जहां पे हमारा बोर्ड लग गया है वहां पे हम लोग कंक्रीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस करके क्या है, ऐसे करके शो करता रहता है वो, एक चार्ट बना लेता है वो, ठीक है। इसी को बार चार्ट भी दिए, तो पूरा डिटेल में पढ़ना है हमने। तो एक चार्ट के ऊपर क्या है, एक्टिविटी को शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बार चार्ट बना लिया उसने, एक्टिविटी को इवल्यूट करता रहेगा कि कौन सी कब तक चल रही है, कौन सी तारीख तक चलेगी। टू प्रिपेयर द मटेरियल चार्ट, ऐसे ही करके वो क्या कर लेगा, मटेरियल चार्ट बना लेगा। ये भी इधर नीचे शो कर रखा है, ये देखो यहाँ ऐसे, ये कंस्ट्रक्शन टूल है, ये रहा। जैसे मान लो इक्विपमेंट शेड्यूल, ऐसे करके सारे शेड्यूल बन जाएंगे। पहले वाले में पहले नंबर पे ट्रक है, अगस्त लिख रखा है, सितंबर में, ठीक है। 17 तारीख को 2 चाहिए हैं, 24 तारीख को कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद हमें ये इसकी जरूरत, ट्रक की जरूरत हमें कब पड़ेगी, सितंबर में पड़ेगी। तो ये एक शेड्यूल बना लेता है ये, ऐसे करके कौन सी तारीख को क्या चाहिए हमें, किस टाइम चाहिए है, कितनी क्वांटिटी में, कितनी अमाउंट में चाहिए, तो ऐसे करके क्या बना लेगा, एक चार्ट बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही सारी चीजें, सारे में इसमें ऐसे लिखा है, मटेरियल के लिए अलग चार्ट बनाएगा,
लेबर के लिए अलग चार्ट बनाएगा जिसमें कितनी स्किल्ड कितनी अनस्किल्ड चाहिए है। अपॉइंट द सुपरवाइजर फॉर प्रोजेक्ट, एक सुपरवाइजर क्या करेगा, इंचार्ज चाहिए, जैसे मटेरियल का सुपरवाइज करता रहे वो कि कितना मटेरियल आ रहा है कितना जा रहा है, लेबर को सुपरवाइज करता रहे कि कितनी लेबर आई है कितना क्या काम कर रही है, कंक्रीटिंग ऑपरेशन चल रहा है तो उसको देखता रहे वो, तो एक सुपरवाइजर चाहिए उसको। उसके बाद टू फाइनलाइज द डिटेल ऑफ वर्क एक्टिविटी सब कॉन्ट्रैक्टर टू स्पीडी वर्क, एक अलग एक और कॉन्ट्रैक्टर रख लेगा वो, अगर ज्यादा जल्दी स्पीड से काम करना है कि अकेला वो काम नहीं संभाल रहा तो इस करके वो क्या है एक साथ में सब कॉन्ट्रैक्टर भी रख सकता है ताकि स्पीडली काम होता रहे। उसके बाद टू डिसाइड द सेफ्टी मेजर, उसको ये भी ध्यान रखना है कि कोई एक्सीडेंट ना हो कंस्ट्रक्शन साइट पे, इसीलिए जो भी ऐसा कोई काम कर रहा है हाइट पे तो हेड गियर वगैरह सेफ्टी बेल्ट वगैरह यूज करे, तो इस चीज का भी वो ध्यान रखे। उसके बाद टू मेक द अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिटी, अगेन चोरी ना हो, कोई भी अनवांटेड आपका इंसिडेंट ना हो वहां पे, तो इस करके क्या करता है उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखेगा। उसके बाद कि मशीनरी खराब हो रही है, कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए, सर्विस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए चाहिए हमें, तो उसका भी अरेंजमेंट करना है उसमें। उसके बाद टू मेक कॉस्ट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मटेरियल अवेलेबल सोर्स इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, वो एक कंपैरेटिव स्टडी करता रहेगा कि कितना मटेरियल आ रहा है, ठीक है, और कितना चार्ज लग रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें उसको देखनी रहती है। उसके बाद टू कलेक्ट द डिटेल ड्राइंग कि उसकी क्या क्या ड्राइंग चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद कि वहां किस लॉ के साथ, मतलब मैंने बताया था तुम्हें कि किसी एरिया में ऐसा होता है कि इतनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम लोग, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इतना आपको पीछे ओपन छोड़ना है आगे छोड़ना है, तो किस लॉ के साथ काम होता है वहां पे वो इसको इकट्ठा करना पड़ेगा। जो भी उसको प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्टडी करनी है वो करेगा। उसके बाद टू स्टडी एंड कंपेयर अल्टरनेट मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन के कई सारे मेथड है, कौन सा उसको सस्ता पड़ेगा, कौन सा सही रहेगा, उसको उसमें से इकोनॉमिकल वन जो सस्ता होगा और सही भी होगा वो यूज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टील शटरिंग में प्रूव द कॉस्टलियर देन द वुडन शटरिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन शटरिंग लगाएगा वो, फॉर्मवर्क लगाएगा, तो जो वुडन वाली है वो सस्ती पड़ती है, ठीक है, कंपेयर टू स्टील के, तो वो देखेगा कि अगर उसका उससे काम चल सकता है तो वो उससे चला लेगा, बट इन लॉन्ग रन शेयर द अमाउंट ऑफ द प्लास्टरिंग स्लैब, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, जो मेथड हमें सही लगता है उसको यूज करके। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई वैसे तो कुछ था ही नहीं ऐसा इसमें कि जिसको समझ ना आया हो, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बताओ।